आपका पैथोजन है जिससे कि सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। ठीक है, हर साल लगभग 40,000 के करीब लोग जो है ई कोली के इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। ठीक है, ये कहाँ किन किन मोड से आपके बॉडी में जा सकता है। पहला है अंडर कुक्ड मीट या बीफ। ठीक है, किसी भी तरीके का रेड मीट हो या कोई भी मीट हो, चिकन हो, मटन हो, फिश हो, उन सब से आपका, अगर आपने आधा कच्चा पकाया है, प्रॉपरली नहीं पकाया है, ठीक है, प्रॉपरली उसको प्रोसेस नहीं किया है आप कुकिंग के टाइम पे, तो आपको ये जो है ई कोली आपके पेट में चला जाएगा। इसके अलावा अगर वाटर कंटामिनेटेड है, पानी कंटामिनेटेड है आपका, तो भी आपका उससे चला जाएगा। अनपेस्चराइज्ड ड्रिंक्स, तो खाली मिल्क ही पेस्चराइज नहीं होता, कई और तरीके के बेवरेजेस जो हैं यानी कि पेय पदार्थ हैं वो पेस्चराइज किए जाते हैं। खास करके बॉटल्ड या कैंड फूड जो होते हैं, पीने वाले पेय पदार्थ होते हैं, उनको पेस्चराइज किया जाता है। तो पेस्चराइज ड्रिंक जितनी होती है, पेस्चराइज डेयरी या अनपेस्चराइज डेयरी प्रोडक्ट यानी कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं, उनके थ्रू जा सकता है। इसके अलावा ई कोली आपके रॉ फ्रूट और रॉ वेजिटेबल से भी आपके पेट में, आपकी बॉडी में एंट्री ले सकता है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा ई कोली के बहुत वैरायटी है। ई कोली एक टॉक्सिन, एक जहर जो है प्रोड्यूस करता है बॉडी में जाके। तो जो सबसे ज्यादा हानिकारक टॉक्सिन है वो है आपका ई कोली 0157H7। ये जो है, ये ई पर्टिकुलर टॉक्सिन है। सभी टॉक्सिन्स में, ई कोली के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले सभी टॉक्सिन में ये सबसे ज्यादा खतरनाक टॉक्सिन है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, अब इसके बाद आता है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन। ये भी अगेन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपके आपके खाने में मिलता है रोजमर्रा के। ये कहाँ से आता है? ये आता है आपके दूध से, आपकी सलाद से यानी कि कच्ची सब्जियां या कच्चे फलों से। इसके अलावा ये रेडी टू ईट फूड यानी कि जो हम पैक्ड फूड खाते हैं, बस बाजार से लिया खा लिया, जो है रेडी टू ईट फूड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन है। इसके अलावा आपका ये रॉ और अंडर कुक्ड मीट में पाया जाता है, पोल्ट्री में पाया जाता है और सी फूड में पाया जाता है, यानी कि आपके क्रैब, प्रॉन, फिश, म्यूसल्स, इस तरीके की किसी भी तरीके की जो चीजें आप कोई भी खाता है, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट भी, उसमें ये आपका पाया जाता है। इसके अलावा एक आता है आपका नोरो वायरस। ठीक है, नोरो वायरस इंसानों से फैलता है खाने में और खाने में और ड्रिंक में, और फिर खाने के थ्रू फिर आपकी बॉडी में दोबारा आ जाता है। यानी कि इसका जो इंफेक्टिंग एजेंट है वो डायरेक्ट फूड नहीं है, वो ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी से ये फूड में आता है, आपके खाने में, आपके ड्रिंक्स में आता है, और फिर वो अगर आपने इन्फेक्टेड, फिर वो फूड इन्फेक्ट हो जाता है, तो वो इन्फेक्टेड फूड अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको ये नोरो वायरस से रिलेटेड जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ होता है, ये कहाँ कहाँ से मिलता है? ये आपके सबसे पहले तो रेडी टू ईट फूड में आपको ये मिलेगा। इसके अलावा आपके फ्रूट्स हैं, आपकी वेजिटेबल्स हैं, और आपका सी फूड है, और पर्टिकुलरली जो शेल फिश होती हैं उनमें आपको ये जो शेल में रहने वाली इस तरीके की कोई भी चीज खा रहे हैं, क्रैब प्रॉन, उसमें जो है आपको जरूर जरूर मिलेंगी। इसके अलावा एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैंने बताया सैल्मोनेला एक सबसे इम्पोर्टेंट पैथोजन है, ई कोली पैथोजन है सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट पैथोजन जो खाने में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है क्लोस्ट्रीडियम परफंजिन्स। ये एक और है क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum, वो भी आपका है, आपका वो भी बैक्टीरिया है, उससे भी बहुत ज्यादा आपकी फूड पॉइजनिंग और
आपकी बीमारियां होती हैं। पर क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस भी एक इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके खाने में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये अगेन मीट प्रोडक्ट में पाया जाता है। इसके अलावा ये पाया जाता है कैसरोल्स में। हम खाना बना के कैसरोल्स में रख देते हैं, ग्रेवी बना के कैसरोल्स में रख देते हैं। कई बार ऐसी वीडियो वायरल हुई हैं जब आपने कैसरोल का जो स्टील का जो प्लेट है वो अगर रिमूव करके देखा, अंदर कीड़े ही कीड़े लगे हुए हैं अंदर, क्योंकि ग्रेवी 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 या कोई ना कोई फूड का पार्टिकल उसमें कैस्ट्रोल्स में रहता है, और वहां पे ये जो क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस है ये डेवलप हो जाता है। तो ये कैस्ट्रोल्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ये ग्रेवीज में पाया जाता है। आप मार्केट से ग्रेवी बने हुए लेके आ जाते हैं, पेस्ट बने हुए लेके आ जाते हैं, तो उनमें ये जो है आपका इसकी जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। घर में भी अगर आपने ग्रेवी बहुत दिन तक बना के रखी हुई है तो भी उसमें ये पैदा हो जाएगा, चाहे आप कितना भी फ्रीजर में रख ले, क्योंकि फ्रीजर का भी टेम्परेचर जो है ऐसा होता है, वो एक ऑप्टिमम रेंज होती है। वो रेंज में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाए उससे कम में भी सरवाइव कर जाएगा, उससे ज्यादा में भी सरवाइव कर जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे मर जाते हैं, कुछ होते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर पे मरते हैं या डीएक्टिवेट होते हैं। ठीक है, कुछ जो है आपके हाई टेम्परेचर यानी कि गर्मी में जो है वो डीएक्टिवेट होते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है ये जो क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस है ये आपका ज्यादातर टेम्परेचर पे सरवाइव कर जाता है। सैल्मोनेला ज्यादातर टेम्परेचर पे सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, तो बैसिलस सेरस, बैसिलस एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, तो बैसिलस सेरस और क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस ये दो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अगर आप कच्चा खा रहे हैं या कच्चा है फूड, चाहे मीट हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे मिल्क हो, चाहे वेजिटेबल हो, वॉटेवर, ये कच्चे फॉर्म में भी आपके फूड में मिलेगा। और अगर आपने फूड को धो धा के कुक कर दिया तो भी इनके इन दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी होती है कि ये हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो कुक हो अगर खाने में पहले से ही आपका बैसिलस सेरस और क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस से इन्फेक्टेड आपका फूड है, तो उसकी पूरी संभावना है कि खाना पकाने के बावजूद भी, कई मसाले लगाने के बावजूद भी आपका जो है इनका जो पोर्स हैं, इनके जो स्ट्रेन्स हैं वो आपके खाने में मिल जाएं। ठीक है, और वो पोर्स जो हैं, वो स्ट्रेन्स जो हैं फिर से इनको डेवलप कर दें और आपके अंदर इनसे संबंधित बीमारियों को जन्म दे दें। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि खाने को उतना ही बनाइए जितना कि आप कंज्यूम कर सकें। हद से हद 24 घंटे के लिए स्टोर करिए। अगर वो पेरिशेबल फूड है, अगर ऐसा है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है या कुछ है, तो आप उसे 24 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लीजिए। ठीक है, सुखा के या तमाम और तरीके के प्रिजर्वेटिव मेथड इस्तेमाल करके आप लंबे समय तक भी फिर भी स्टोर कर सकते हैं, बट प्रिजर्व्ड फूड में भी इनके होने के चांसेस पूरे होते हैं। तो ये मत समझिए कि आपने एक बार प्रिजर्व कर लिया तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा। ये होता है पहला हेल्थ हजार्ड या पहला फूड सेफ्टी ग्राउंड। दूसरा हमारा है केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड अगेन नाम से आप समझ सकते हैं कि केमिकल रिलेटेड है। जितने भी हमारे नेचुरल या मैन मेड केमिकल्स हैं जो कि हमारे किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमारे फूड में चले जाते हैं या उन्हें डाला जाता है, ठीक है, किसी भी कारणवश, तो वो हमारे फूड में हैजार्ड पॉइंट जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, इनको बहुत सारे फूड
के केमिकल जिन्हें हम फूड एडिटिव्स कहते हैं, उन वो भी होते हैं। ये फूड एडिटिव्स पे मैंने पीछे एक सेशन किया था, गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी वाला जो केस के रेफरेंस में किया था। वो वहां पे भी जैसे कलरिंग एजेंट्स डाल देते हैं, तो कलरिंग एजेंट्स भी आपके लिए जो है केमिकल हैजार्ड है। केमिकल्स बहुत तरीके के हमारे फूड में आजकल तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे केमिकल्स क्या करते हैं, ये केमिकल्स किस तरह का काम करते हैं, फूड में टॉक्सिन्स का काम करते हैं, जहर का काम करते हैं। ठीक है, अब कई सारे टॉक्सिन्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो प्रोड्यूस करते हैं या खाने के थ्रू हमारे आते हैं। उनको मैं ब्रीफ आउट कर देती हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं। पहला है, खाने में हमारा मिलने वाला जो पहला टॉक्सिन है वो है माइकोटॉक्सिन। ये जो है हमारे को हमारे खाने में किसी भी तरीके की फंगस से हमारे खाने में आ जाता है। दूसरा टॉक्सिन जो हमारे टॉक्सिन केमिकल जो है वो हमारी खाने में मिलता है, वो होता है एफ्लाटॉक्सिन। ये किन चीजों से मिलते हैं, ये आपके मिलते हैं मूंगफलियों से, जिन्हें हम ग्राउंड नट बोलते हैं। तो मूंग पीनट से आपके में होता है। इसके अलावा ट्रीनट में होता है, और इसके अलावा कॉर्न में होता है यानी कि मक्का में होता है। ठीक है, तो जो आजकल स्वीट कॉर्न खा रहे हैं जो लोग बहुत ज्यादा, वो थोड़ा सतर्क रहें। ठीक है, कॉर्न में, ट्री नट में, पीनट में टॉक्सिन्स होते हैं। इसके अलावा ऑक्रा टॉक्सिन्स होते हैं हमारे जितने भी ऐसे फल हैं जिससे कि शराब बनती है यानी कि वाइन बनती है। जैसे जितने भी करंट्स हैं, जैसे कि ब्लैक करंट हो गया या कोई और तरीके का, करंट मीन्स ग्रेप बेरी टाइप जो फ्रूट होता है। ठीक है, इसके अलावा अंगूर होते हैं, उनमें भी होता है। इसके अलावा रेजिन्स, रेजिन्स यानी कि सूखे हुए अंगूर, उनमें भी आपका ये जो ऑक्रा टॉक्सिन नाम का टॉक्सिन है उससे आपको मिलेगा। इसके अलावा एक होता है मरीन टॉक्सिन। मरीन टॉक्सिन नाम से, मरीन मीन्स समुद्री चीज, तो जितनी भी मछलियां हैं, जितना भी सी फूड है, पर्टिकुलरली शेल फिश, उसमें ये मरीन टॉक्सिन आपका होता है। इसके अलावा नेचुरल टॉक्सिन्स होते हैं जैसे कि ग्लाइको एल्कोइड, जो कि आपके आलूओं में होता है। ठीक है, और सॉरी, ये नेचुरल टॉक्सिन जो है आपके कई तरीके के प्लांट बेस्ड फूड में, हर फूड में अलग अलग तरीके का टॉक्सिन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ग्लाइकोएल्कोइड जो है एक मेजर टॉक्सिन है जो हमारे आलूओं में मिलता है। इसके अलावा बैक्टीरियल टॉक्सिन है। बैक्टीरियल टॉक्सिन मैंने ई कोली का आपको जैसे बता दिया था, ई कोली 0157, ये मेजर टॉक्सिन है जो ई कोली प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये सारे केमिकल टॉक्सिन्स हैं जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे खाने में आते हैं, जैसे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, जानवरों को दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवाइयां, ग्रोथ हार्मोन जो सब्जियों में लगाए जाते हैं, जमीनों में लगाए जाते हैं या जानवरों में लगाए जाते हैं। जैसे कि मैंने उस दिन भी पीछे एक पॉइंटर पिछले सेशन में बताया था कि जो अंडे खाते हैं आप, जो कमर्शियल एग्स होते हैं, उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो कंटिन्यूस जो है हार्मोनल इंजेक्शन जो है मुर्गियों को दिए जाते हैं, ताकि वो 12 महीने जो है मेंस्ट्रुअल पे रहें, अपने पीरियड फॉर्म में रहें, ताकि वो 12 महीने अंडे दे सके। ठीक है, तो इस तरीके के, या मुर्गी छोटी होती है, जानवर छोटा होता है, उसे बड़ा करने के लिए एस्ट्रोजन का इंजेक्शन लगाया जाता है। एस्ट्रोजन का इंजेक्शन जो है सब्जियों में भी लगाया जाता है, रातों रात सब्जी बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके का भी जो है ये केमिकल आपका आपके खाने में आता है। इसके अलावा पीसीबी यानी कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स जो है, ये एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स बहुत सारे हैं, पीसीबी एक कॉमन है, वो आपके खाने में मिलता है। इसके अलावा आपके इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स जैसे आपके लुब्रिकेंट्स या ग्रीस जिन्हें कहते हैं, वो हम बाहर निकाल देते हैं, जमीन में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं।
ठीक है। इसके अलावा ऑयल, जो इंडस्ट्रियल ऑयल्स होते हैं वो आ जाते हैं। सैनिटाइजर्स, आपने तो हाथ धो लिया, उसके बाद अपने हाथ पोंछ लिया, सैनिटाइजर, ये पोंछा का जो आपका डिसइंफेक्टेंट जो जमीन पे पोछा लगा रहे हैं, ये पानी कहाँ जा रहा है? उन्हीं पानी से आपके खेतों में सिंचाई हो रही है, वो घूम फिर के आपकी बॉडी में आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा आप खेतों में डालते हैं यूरिया। यूरिया एक कॉमन फर्टिलाइजर है। आपको बता दूं, बॉडी में यूरिया जो है एक बाय प्रोडक्ट है। बॉडी जब डिटॉक्सिफिकेशन करती है तो यूरिन में आपके यूरिया निकाल देती है। तो बॉडी जो है पूरी कोशिश कर रही है बॉडी से यूरिया बाहर निकल जाए, और आप खाने के थ्रू जो है यूरिया आप अपने खाने में ले रहे हैं। किडनी आपकी जो है लोगों की फेल इसीलिए हो रही है, आपके डिटॉक्सिफाई बॉडी हो ही नहीं सकती, आप कितना भी डिटॉक्सिफिकेशन करवा लें अगर आप इस तरीके की प्रोसेस कर रहे हैं तो। इसके अलावा सैनिटाइजर बहुत ज्यादा मिलने लग रहे हैं। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट्स हो गए, पेंट्स हो गए। इसके अलावा हैवी मेटल्स जो खाने में बहुत बहुत ज्यादा मिलते हैं और बहुत कॉमन है, जैसे लेड। लेड टॉक्सिफिकेशन जो है, टॉक्सिन जो है इतना ज्यादा बुरा है कि आपको, आपके लिए फेटल है, आपकी मौत के लिए जिम्मेदार हो सकता है। लेड टॉक्सिसिटी आपको हो गई, पूरा ब्रेन डैमेज करेगा, पूरा किडनी हार्ट सब डैमेज करेगा। इसके अलावा जिंक, आर्सेनिक, मर्करी, साइनाइड, ये सब खाने में आपके मिलता है। ठीक है। प्रिजर्वेटिव में, जो जब हम खाना प्रिजर्व करते हैं, कमर्शियल प्रिजर्वेटिव के तौर पे जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाना वाला प्रिजर्वेटिव है नाइट्रेट। इसके अलावा सल्फाइड, ये दोनों जो हैं केमिकल्स जो हैं आपके कमर्शियल प्रिजर्वेटिव के तौर पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले होते हैं, और इनका बहुत बहुत डैमेजिंग इफेक्ट होता है। इसके अलावा एडेड विटामिन भी अगर आपके जरूरत से ज्यादा है तो भी आपकी बॉडी में जो है एज अ केमिकल टॉक्सिन्स के तौर पे वर्क करेंगे। जैसे एक सबसे कॉमन विटामिन है जो ऐड किया जाता है, जो कि बॉडी में हाइपर टॉक्सिसिटी कर देता है, जो है विटामिन ए। ठीक है। ये भी अगर एक्सेस अमाउंट में है तो आपके लिए केमिकल टॉक्सिन का काम करेगा। इसके अलावा कलरिंग एजेंट, जैसे मैंने आपको बता दिया था पिछले सेशन में भी मैंने आपको कवर किया था, कई सारे कलरिंग एजेंट्स होते हैं जो आपके क्या नाम है, बॉडी में टॉक्सिन का काम करते हैं। इसके अलावा ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है, और फ्लेवरिंग एजेंट भी होते हैं। ब्लीचिंग एजेंट में सबसे कॉमन आपको बता दूं कि जो आप सब चीनी खाते हैं घर में, ठीक है, अब लोग खांड शक्कर वगैरह नहीं खाते हैं, रॉ शुगर्स नहीं खाते हैं, नेचुरल शुगर्स खाना बहुत कम हो गया। सारी जितनी भी ये शुगर है, वाइट शुगर है, वो सब ब्लीच्ड होती है। तमाम तरीके के फूड जो है वो पहले ब्लीच किए जाते हैं, उसके बाद आप तक वो पहुंचाए जाते हैं। इवन आटे को भी ब्लीच किया जाता है जस्ट टू एनहेंस द वाइटनेस, जो आटे की जो सफेदपन है उसको एनहेंस करने के लिए, क्योंकि जो व्हीट है उसका नेचुरल कलर जो है हल्का सा ब्राउन है। तो आटे को भी जो है ब्लीच किया जाता है और आपको आप तक पहुंचाया जाता है टू एनहेंस योर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। और इसके अलावा ये हो गए आपके केमिकल हैजार्ड या केमिकल फूड सेफ्टी एस्पेक्ट। तीसरा आता है आपका फिजिकल हैजार्ड। ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में फिजिकल हैजार्ड कवर नहीं किया है, मैं सुपरफिशियली तौर पे बता देती हूँ। जब आप किसी भी तरीके से फिजिकल फॉर्म में फूड हैंडलिंग कर रहे हैं तो आपके किसी भी फिजिकल एस्पेक्ट से जो है आपका फूड कंटामिनेट हो सकता है। यानी कि सरफेस अगर साफ नहीं है, कपड़े साफ नहीं है, आपने बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहन रखी है, तो कोई ज्वेलरी अगर खाने में गिर गई, या ज्वेलरी में कुछ अटका हुआ है वो खाने में गिर गया, बहुत आपके नेल्स साफ नहीं है या नेल्स बड़े हैं उसके अंदर कुछ है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कट है, ठीक है, और फिर आप खाना बना रहे हैं, आपके बाल हो सकते हैं, आपकी स्किन पे कुछ लगा हो सकता है, माइट भी, और क्या नाम है, कोई मेडिकेशन अगर आपने लगाया है या कुछ है, या आपकी स्किन पे किसी तरीके का इन्फेक्शन पहले से ये है, ठीक है, आपके सलाइवा से आपकी
जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनसे, बॉडी फ्लूइड्स में आपका स्वेट भी आ जाता है, आप वो सारी चीजों से आपका जो है आपका खाना इन्फेक्ट हो सकता है और आपको तमाम तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है। इसके बाद आपका चौथा तरीके का हैजार्ड आता है एलर्जिक हैजार्ड। अगर आप किसी भी तरीके से एलर्जिक हैं किसी पर्टिकुलर एलर्जन से और वो जो है आपके इर्द गिर्द है या आपके खाने में है, तो आपको वो जो है एलर्जी या सेंसिटिविटी या हाइपर रिएक्टिव कंडीशन जो है वो हो सकती है। जैसे बहुत लोगों को जो है पीनट से एलर्जी होती है, ठीक है, और आपने पीस पास के पेस्ट बना के या कुछ करके आपने उसमें पीनट डाल दिया, उसे पता नहीं, उसने अगर वो हाइपर सेंसिटिव होगा पीनट के लिए तो जैसे ही खाएगा इमीडिएटली उसकी बॉडी रिएक्ट कर देगी और उसे इवन हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। तो किन किन चीजों से लोग बहुत कॉमनली एलर्जिक होते हैं? मिल्क से बहुत कॉमनली एलर्जिक होते हैं, किसी भी तरीके का पोलन है से एलर्जिक होते हैं, कई वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कैप्सिकम हो गई, और कुछ लोग होते हैं आपके लेग्यूम से एलर्जिक होते हैं, छोले या राजमा से उनको एलर्जी होती है जैसे। इसके अलावा शहद से लोगों को एलर्जी होती है, शहद से आ गए क्योंकि वो आपका पोलन से बनता है, आपके फ्रूट नेक्टर से बनता है, इसकी वजह से भी जिनको एलर्जी होती है पोलन से। इसके अलावा पीनट से एलर्जी होती है, कई तरीके की एलर्जी सेंसिटिविटी, वीट से एलर्जी होती है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस जैसा। तो इस तरीके की चीजें जो हैं आपके खाने में हो सकती हैं। तो एलर्जेंस की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, तो उसको मैंने बहुत डिटेल में कवर नहीं किया है। अब आते हैं इन सभी चीजों के इम्पैक्ट पे। इन सारे इशू चीजों का ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ब्रेन हेल्थ कैसे अफेक्टेड होती है, तो मैं बता दूं जो सैल्मोनेला है, मैंने यहाँ पे प्राइमरीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्टेड इश्यूज को ही कवर किया है। तो जो सैल्मोनेला है मैंने आपको बताया था, सैल्मोनेला जो है वो सरवाइव कर जाता है, सबसे कॉमन बैक्टीरिया है जिसे सबसे ज्यादा लोग इफेक्ट होते हैं। तो सैल्मोनेला आपके ब्रेन को, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है। मेनिंजाइटिस, सैल्मोनेला मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी जो है लोगों में हो सकती है, आप में हो सकती है। मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजिस में आपको ब्रीफली बता दूं। मेनिंजिस जो जब ब्रेन क्या है, ब्रेन एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, तो वहां पे जैसे आपके पेट में कुछ भी चला गया कोई दिक्कत नहीं होती, इतनी पेट मैनेज कर लेता है, हार्ट के पास भी चला गया हार्ट मैनेज कर लेता है, लेकिन ब्रेन के साथ ऐसा नहीं होता। ब्रेन में अगर एक भी पार्टिकल एक जा रहा है तो पूरे ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए ब्रेन में हर कोई चीज ना एंटर कर सके, इसलिए मेनिंजेस होते हैं। यानी कि मेनिंजेस एक ऐसे लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक चीजों को ही परमिट करती हैं ब्रेन के अंदर एंटर होने से। तो कई तरीके, 3 तरीके की मेनिंजेस होती हैं वैसे तो, मैं वहां वो चीज में कवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब वो लेयर्स, ब्रेन की लेयर जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है बेसिकली अंदर से, वो क्या है, जब परमिएबल हो जाती है, यानी कि जो चीज वो नहीं भी परमिट करनी चाहिए उनको भी परमिट कर देती है, उनको भी आने देती है, ठीक है, तो ब्रेन के अंदर जो है इंफेक्शन, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन की एक्टिविटी पूरी तरह से खराब हो जाती है। ब्रेन की होगी, स्पाइनल कॉर्ड की अपने आप हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सैल्मोनेला करता है वो है ज्वाइंट पेन। ज्वाइंट पेन सैल्मोनेला वाले अफेक्टेड पेशेंट्स को होगा ही होगा, और खास करके जो सैल्मोनेला से होने वाला ज्वाइंट पेन है उसे हम रिएक्टिव अर्थराइटिस कहते हैं। तो एक प्रकार का अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, जो कि आपको इन्फेक्टेड सैल्मोनेला इन्फेक्टेड फूड से होता है। इसके अलावा आंखों में इरिटेशन होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। और मैं बता दूं छोटी आंत जो है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके जो भी आपने खाया है उसको एब्जॉर्ब करने, उससे जो न्यूट्रिएंट मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब आपकी छोटी आंत ही करवाती है, ठीक है। अगर छोटी आंत खराब हो गई है किसी भी कारणवश,
पर्टिकुलरली इस तरीके के इन्फेक्शन से, तो आप कुछ भी खा लीजिए आपकी बॉडी में नहीं लगेगा, आप दिन ब दिन सूखते जाएंगे, लगातार बार बार बीमार पड़ते जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा इंड्यूस साइटोकाइन इंफ्लेमेटरी रिएक्शन को इंड्यूस करता है, होती है आपको, यानी कि सीधे भाषा में बोले तो आपकी जो सेंसिटिविटी है, रिएक्शन है, इम्यूनिटी है, वो ब्रेक हो जाती है, आप ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, अलग अलग तरीके की एलर्जीज आपको डेवलप हो जाती हैं। इसके अलावा चक्कर आना, सर घूमना, कमजोरी रहना, ये बहुत आम है। इसके अलावा सैल्मोनेला इन्फेक्टेड फूड अगर खाते हैं तो आपके दिमाग में एक तरीके का ब्रेन कंफ्यूजन डेवलप होता है, आप एनालाइज नहीं कर पाते, जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो खराब हो जाती है। सर में दर्द बना रहता है, बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, जो आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी है उसको पूरी तरह से डैमेज कर देता है। डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया और लगातार ठंड लगना जो है वो आपका होता है। इसके अलावा स्टूल यानी कि पॉटी में ब्लड आना, ये कॉमन है। पेट में क्रैम्प होना, ये भी बहुत कॉमन है। इसके अलावा इंसेफेलाइटिस हो जाता है, और आपका जो एक्यूट साइकोटिक बिहेवियर है वो भी डेवलप हो जाता है सैल्मोनेला से। ई कोली से क्या क्या होता है वो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। दिमाग का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सिस्टमिक न्यूरो इन्फ्लेमेटरी डिसीज, जो है आपकी ब्रेन जो है बेसिकली इन्फ्लेम हो जाता है, ब्रेन की फंक्शनिंग जो है खराब हो जाती है। एंसिफेलोपैथी हो जाती है। पेट में जलन यानी इरिटेबल बोल सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है। पेट के यानी कि जीआईटी, पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो है, मुंह से लेके आपके एनस तक, पूरे ट्रैक में कहीं भी इंफेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कई तरीके के साइकोटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, यानी कि ब्रेन की, देखिए पेट को हम सेकंड ब्रेन कहते हैं, तो पेट में ज्यादातर, क्योंकि जो भी इंफेक्शन होगा वो पहले पेट में जाएगा, पेट से फिर ब्रेन में जाता है। तो साइकोट कई तरीके के साइकोटिक बिहेवियर या साइकोटिक डिसऑर्डर जो हैं आपके होने लगते हैं ई कोली से। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक पैथोजेंस में से है। इसके अलावा हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो जाता है। अब ये जो है हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ये लाइफ थ्रेटनिंग है। ये लाइफ थ्रेटनिंग इसलिए कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कुछ कर देता है। क्या क्या कर देता है, अगर आपको ये हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम अगर हो गया है तो आपका बीपी बढ़ाएगा, यानी कि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम होगी, आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकती है इसके थ्रू। इसके अलावा सीजर्स यानी कि दौरे पड़ना और कोमा में चले जाना, ये भी आपको हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ई कोली के इन्फेक्शन से आपको बॉडी में पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है। अब आ जाते हैं नोरो वायरस पे। नोरो वायरस क्या क्या करता है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको इम्पेयर कर देता है, यानी कि आप जो कॉन्शियसली एनालाइज करते हो, कुछ भी कॉन्शियसली काम करते हो वो आप नहीं कर पाओगे, या कर पाओगे तो ठीक से नहीं कर पाओगे। दौरे पड़ना, ठीक है। एंसीफेलोपैथी को इंड्यूस कर देते, यानी कि बॉडी में पहले से नहीं है लेकिन इसके इन्फेक्शन से आपकी बॉडी में आ जाती है। कई तरीके के इम्यून के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, यानी कि इम्यूनिटी इश्यूज आपको आने लगते हैं। इरिटेबल बोल सिंड्रोम होता है। इसके अलावा जो नोरो वायरस है ये गैस्ट्रोएंटराइटिस के लिए सबसे ज्यादा मेन पैथोजन है, यानी कि इसके वजह से सबसे ज्यादा गैस्ट्रोएंटराइटिस आपको होता है। और गैस्ट्रोएंटराइटिस अगर है तो आपको लॉन्ग टर्म में साइकोटिक और बिहेवियरल इश्यूज आएंगे ही आएंगे। ठीक है। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम परफंजेंस जो है, लास्ट आपका पैथोजन यहाँ पे मैं कवर कर रही हूँ, वो क्या क्या करते हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम परफेंजेंस आपकी बॉडी में न्यूरोटॉक्सिसिटी पैदा करता है, यानी कि ब्रेन में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देगा और ब्रेन की पूरी फंक्शनिंग को खत्म कर देगा। ठीक है। इसके अलावा ब्लड वेसल यानी कि जो रक्त ले जाने वाली जो धमनियां हैं उनको खराब कर देता है, उनको ज्यादा परमिएबल कर देता है। तो जो बॉडी उन धमनियों में से बाहर नहीं जानी चाहिए वो भी बाहर चली जाती है, और उनके अंदर जो नहीं आनी चाहिए वो भी उनके अंदर चीजें आ जाती है, जिसकी वजह से पूरा वेस्कुलर सिस्टम आपका खराब हो जाता है। इसके अलावा ब्रेन एडिमा यानी कि ब्रेन में सूजन आ जाती है। और इस
फिर आपका जो वेस्कुलर परमेबिलिटी मैंने कवर कर दिया कि आपकी जो धमनियां वेसल्स हैं उनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, यानी कि जो हमारी खोपड़ी है यानी कि स्कल है, उसके अंदर ब्रेन है, ब्रेन जो है सॉफ्ट ऑर्गन है, स्कल जो है हार्ड है। तो जो स्कल को हम क्रैनियम कहते हैं, तो क्रैनियल इंट्राक्रैनियल स्कल के अंदर का जो प्रेशर होता है वो बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो हमारा ब्रेन जो है टॉलरेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कॉमा आपको हो सकता है, और बहुत ज्यादा अगर बढ़ता है तो आपको सेरिब्रल हर्निएशन हो जाता है। ठीक है, और डेथ तक हो सकती है क्लॉस्ट्रीडियम परफंजेंस से। अब सेरिब्रल हर्निएशन क्या होता है? सेरिबेलम जो है हमारी ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। ये जो है, जब ये क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजियंस आपकी खाने के थ्रू आपकी बॉडी में, बॉडी के थ्रू ब्रेन में जाता है, तो ये जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम को अपनी जो नॉर्मल पोजीशन से है उसे हटा देता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेरिबेलम कर देता है। ये डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन ऑफ सेरिबेलम क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन के ये खोपड़ी के अंदर जो स्कल के अंदर जो है प्रेशर बढ़ जाता है। जब किसी चीज जगह पे प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां पे रखी हुई चीज वह अपनी जो नॉर्मल पोजीशन है उससे हट सकती है, हटने की टेंडेंसी रखती है। ठीक है, तो वो सेरिबेलम अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट जाता है। अब हटने की वजह से इसमें क्या समस्या है? वो सारी समस्याएं आएंगी जो कि सेरिबेलम काम करता है। सेरिबेलम क्या क्या काम करता है? तो सेरिबेलम पूरी बॉडी में तीन मेन फंक्शन करता है। पहला है कोऑर्डिनेशन, पूरी बॉडी की हर एक वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी, यानी कि जो आपकी इच्छा से हो रही है और जो अपने आप हो रही है, दोनों चीजें ये कंट्रोल करता है। तो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है। दूसरा, आपके मूवमेंट, किसी भी तरीके के बॉडी के मसल के मूवमेंट या हर तरीके के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तीसरी चीज आती है आपकी बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बनाने में आपकी मदद करता है। और चौथी चीज आती है टेम्परेचर रेगुलेशन। ये चार मेन काम आपके सेरिबेलम करता है। अगर सेरिबेलम अपनी मीन पोजीशन से हट जाता है, यानी कि सेरिब्रल हर्निएशन, तो ये चारों चीजों से संबंधित समस्याएं आपको आने लगेंगी। आपकी बॉडी सही पोस्चर में नहीं रहेगी, मसल ठीक से काम नहीं करेगी, जितने भी वॉलेंटरी यानी कि मसल रिलेटेड एक्शन है, जैसे मैं अभी हाथ चला रही हूँ तो ये हाथ इसलिए चल रहा है कि मेरा बॉडी से मेरा हाथ जो है कोऑर्डिनेटेड, ब्रेन से कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, आप जजमेंट नहीं कर सकते, यानी कि आपके अगेन किसी भी चीज को उठाना है नहीं उठाना है, आगे चलना है नहीं चलना, पैर रखना है नहीं रखना, इस तरीके का जजमेंट खत्म हो जाता है आपका। ठीक है, आपकी जो जॉ की मूवमेंट है, आपकी लिप की मूवमेंट है, वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है जिसे हम स्पीच कहते हैं। तो स्पीच को पूरी तरह से खराब कर देता है, आप ठीक से बोल नहीं पाते। ठीक है, इस तरीके की समस्याएं जो आपकी कोऑर्डिनेशन से, मूवमेंट से, आपके इक्विलिब्रियम से, ठीक है, आपकी बॉडी बैलेंस से और आपके बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड है, वो सारी आपकी खराब हो जाती हैं अगर आपकी क्लॉस्ट्रिडियम पर्फिंजिस से इन्फेक्टेड आपका खाना होता है। तो बहुत सारी चीजें थी कवर करने के लिए, आई ट्राई टू कवर इट वेरी फास्ट। तो मैं यहाँ से सभी से ये गुजारिश करूंगी कि आप जो भी आपके खाना है, आप जो रोजमर्रा में फूड हैंडलिंग करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको बहुत ध्यान से करिए। बाहर भी खाते हैं तो बहुत सोच के खाइए। और वैसे भी अब ये जो है मानसून का सीजन शुरू हो गया है और ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो प्लीज, खास करके जो बाहर खाने वाले लोग हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली बाहर खाते हैं, घर में तो फिर भी हम मेंटेन करते हैं, लेकिन बाहर हम हमारे आउट ऑफ कंट्रोल रहता है ज्यादातर। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए कि फूड सेफ्टी जो है वो आपकी प्रॉपर हो, क्योंकि एक बार इन बॉडी में इंफेक्शन डेवलप होना शुरू हो गया और वो टाइमली ट्रीट नहीं हुआ तो बॉडी बार बार बीमार होती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं बीमार क्यों हूं, मैं ठीक ही क्यों नहीं हो रहा। तमाम दवाइयां खा लीजिए, वो ठीक आप नहीं होंगे।
तो फूड सेफ्टी आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी बॉडी का जो वर्क है वो ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर ब्रेन डैमेज है, ब्रेन में खराबी है, तो आपकी बॉडी ठीक से कभी काम नहीं करेगी। तो सेशन ले लेते हैं, क्वेश्चन या राउंड ले लेते हैं। आज थोड़ा सा लंबा सेशन हो गया है। नहीं नहीं